अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या होती है, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके कुछ फंक्शंस के बारे में हमने देखा था, कुछ डिस्टिंक्शंस हमने की थी उसके दरमियान कि हमने कहा था कि ब्रांडिंग इज समथिंग एल्स, सेलिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है, मार्केटिंग इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो जहाँ हमारे पास जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जहाँ पे हम जो है ना सेलिंग का जिक्र करते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है ना रोल आ जाता है ह्यूमन का बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों ह्यूमन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। जब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं, तो हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। जब हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, और हमने कहा कि जी प्रीवियस टाइम में वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि उन्होंने सेलिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो तब भी हमने कहा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स ही की जरूरत थी जो हमारे लिए सेलिंग कर सकता है, और ह्यूमन को ही हमने उसको सेल आउट करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन क्या रोल प्ले करता है, और हम उसको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं। और जो हमारा मेन पर्पस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो है भी यही कि हमें राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस चाहिए। If we don't have a right person on the right place, we can't be productive. ठीक है, सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं, हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, ये तीन जो हमारे पास यहाँ पे हमारे क्लास में पड़े हुए हैं ऑप्शंस, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओवरव्यू, कि हम उसको किस तरीके से रिक्रूट करेंगे, किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसकी ट्रेनिंग करेंगे, और एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करेंगे। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयज, मार्केटिंग में हम जो है ना जिक्र करते हैं कि मार्केटिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कस्टमर को परसुएट करना है, और फिर कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है ताकि वो फ्रीक्वेंटली हमारे प्रोडक्ट परचेज करें। सेम एज इट इज़ जब हम एचआर का जिक्र करते हैं, तो एचआर में भी हमारी फोकस क्या होती है, वो यही होता है कि जब हमने इतने इम्पोर्टेंस दे दी है अपने एम्प्लॉय को, एक ह्यूमन को, उसको हमने हायर किया, एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए से उसकी छानबीन करने के बाद हमने उसको एक पोजीशन असाइन कर दी, और हमने उसको कहा कि कल से आप इस जॉब के लिए आना शुरू कर दोगे, हम आपको इतना कंपनसेट करेंगे, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पे करेंगे। तो फिर अगर वो पहले ही हफ्ते में छोड़ के चला जाए या अगले ही दिन छोड़कर चला जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है वो। क्यों? क्योंकि उसकी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। और फिर अगर हम जो है ना क्या करते हैं कि वो जो है ना पहले ही दिन वो छोड़ के चला जाता है, और आपने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसी तरीके से एम्प्लॉय हायर करते जा रहे हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर तो आपका सारा टाइम किस चीज़ पे गुजर रहा है, एम्प्लॉय को जो है ना रिटेन करने पे गुजर रहा है। तो फिर आप अपने जो है ना प्रोडक्ट की तरफ कब फोकस करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के ऊपर कब काम करोगे? तो आप तो जो है ना वन साइडेड जा रहे हो। आपका जो मेन मकसद था वो तो आपका प्रोडक्ट प्रोडक्शन था। आपका मेन मकसद ये तो नहीं था कि मैं जो है ना एम्प्लॉइज को हायर करता रहूँ सारा टाइम, और एम्प्लॉय छोड़ के जाए, फिर दूसरे को हायर करूँ, फिर तीसरे को हायर करूँ। तो ये तो हमारे बिजनेस का कोर पर्पज नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाएं कि हमें एक राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस मिल जाए और हम उसको रिटेन कर सकें। और जैसे-जैसे हमारे पास जो है ना उसमें डेवलपमेंट आती जाती है, जैसे-जैसे हमारे नीड्स, हमारा काम जो है ना वो अपडेट होता जाता है, हमें अपने एम्प्लॉइज़ को उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेन एंड डेवलप करना होगा। तो इसीलिए अगर हम ग्लांस में देखें, तो ग्लांस में फर्स्ट इन्होंने किस चीज़ के ऊपर बात की हुई है कि सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन अ कंपनीज़ एबिलिटी टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट and hire the best employees, equip them with the knowledge and skills they need to excel, compensate them fairly, and motivate them to reach their full potential and perform at high levels. जैसे मैंने कहा कि they need a right person on the right place। ठीक है, आपने जो है ना right person ढूंढ लिया, right place के लिए आपने जो है ना उसको हायर कर लिया, फिर उसको प्रॉपर तरीके से कंपनसेट करो, उसको बेनिफिट्स दो ताकि वो मोटिवेटेड रहे, आपको अपने फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करके दे, और आपके जो है ना जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो सके, और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बन सके। Second, human resource management is a key function in an organization to achieve its strategic goals and objectives.
through creating a strategy for meeting current and future human resource needs. कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि हमारे पास मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। और ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक्स में हमने क्या कहा कि चार फैक्टर्स होते हैं, हमारा कैपिटल, लैंड, लेबर है हमारे पास, और एंटरप्रेन्योर है। तो हमारे पास लेबर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। और उसको मैनेज करके ही हम क्या कर सकते हैं कि जब राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएगी। किस तरीके से कि जहां कहीं पे भी उसको एक ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी, वो एक प्रॉपर तरीके से उसको स्क्रीन करके फिल्टर करके एक सही बंदा चुन के वहां पे बिठाएगा। सेकंड कहता है कि दिस चैप्टर विल फोकस ऑन की एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन, recruitment and selection process, training and development activities, compensation and benefits, and retention strategies. ये ओवरऑल अगर जब हम इस चैप्टर को देखें तो हमारे पास जो है ना बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम किताब देखें तो उसके फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स को इजीली कवर करता है, या उससे ज्यादा चैप्टर्स को एक ही यहाँ पे चैप्टर में कवर किया गया है, ताकि आपको अंडरस्टैंड कराया जा सके कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक हमारे पास आया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ओवरव्यू किया गया है, जिसमें हमने क्या कहा कि ह्यूमन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और लेबर हमारे पास क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा है। तो फिर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सक्सेसफुल हो जाए तो वो क्या करेगी कि वो जो है ना अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्किलफुल और एक एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स जो है ना लेकर आएगी, ताकि उसके सक्सेस के जो है ना जो चांसेस हैं वो मजीद बढ़ सके। और अगर वो सही बंदा नहीं चूज करता तो क्या होगा, वो कभी भी अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी कि हर रोज आएगा बंदा, छोड़ के चला जाएगा, सारे तवज्जो उसकी किस पे लग गई है, सिर्फ इसी पे लग गई है, हायरिंग और फायरिंग पे, हायरिंग और फायरिंग पे उसकी सारी तवज्जो लग गई है, उसके जो बाकी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के वो खत्म हो गए। सो इसीलिए कहता है कि अगर आजकल की जो है ना बिजनेस एनवायरनमेंट को हम देखें तो वो बहुत ही कम्पिटिटिव हो चुका है, और वहाँ पे नॉलेज और लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। तो उसके सर्वाइवल के लिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा कि चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, या जो है ना होम बेस्ड वर्किंग कर रहा हो, उन सबको क्या होना चाहिए, वहां पे उसके साथ फुली इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको फुल एफर्ट्स पुट करनी होगी, और वो फुल मोटिवेटेड होगा, तभी काम चल सकता है। ठीक है, सो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज माइट आल्सो बी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक्सपर्ट सर्विसेज बट आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द entity. Human resource might also be provided by subcontractors and organization to which it is outsourced. ठीक है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि मेरे पास फुल टाइम एम्प्लॉय होगा, पार्ट टाइम होगा, या घर से काम कर रहा होगा, ऐसे भी हमारे पास कंसल्टेंसीज होती हैं। ठीक है, जैसे ऑडिट वगैरह की जो है ना आप उनके पास चले जाते हो, लॉयर के पास चले जाते हो, आप उनसे कंसल्टेशन करते हो। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट आपको चाहिए, आप उनके साथ जो है ना कंसल्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स और इन जरिए से भी लोग मिल सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं, और हमें ये लोग भी जो है ना सही बंदे चाहिए, ताकि हमें जो है ना प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। पहली चीज हमारे पास कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इज टू असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। कि हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद टैलेंट है, ठीक है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, हमें उन चीजों का पता होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे हम क्या करें, उनके स्ट्रेंथ्स और स्किल्स को यूटिलाइज कर सकें और चुन सकें कि हमें एक क्वालिटी वर्कर मिल जाए और क्वांटिटी में भी मिल जाए। सेकंड, estimate the quantity and quality of human resource that will be needed in the future including numbers and skills। कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में अगर हम जो है ना ग्रो करते हैं या एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, तो फिर हमें एक नई ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। लेट से हमारे पास जो है ना कारपेट्स वगैरह हम बना रहे थे तो हैंडमेड बना रहे थे, अब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाती है, हमें लगता है कि कल को जो है ना क्या हो सकता है कि मशीनरी और इंडस्ट्री साइड में हमें जाके वहां पे प्लांट्स वगैरह लगाने पड़े, और वहीं पे मशीनों के जरिए से हमें कारपेट्स बनाने पड़े। तो फिर हमें एक और वर्कफोर्स भी चाहिए होगा जिनको ये टेक्नोलॉजी की समझ हो और वो इसको इस्तेमाल कर सके। और अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे आप जो है ना मशीनरी को इस्तेमाल करोगे, मैनेजर तो खुद तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, ना ही उसका डायरेक्टर कर सकता, कौन है, लेबर है जो इसको इस्तेमाल करेगा।
तो वो इस चीज को असेस करेगा कि क्या मेरे पास ऐसा लेबर मौजूद है जो इन चीजों को जो है ना चला सके, जो मुझे जो है ना ऑपरेट कर सके इन मशीनों को, और मेरे लिए प्रोडक्टिव साबित हो सके। थर्ड चीज, consider ways of filling the gaps and ensuring that the entity has the human resource that it needs। ठीक है, कि जो है ना आपके पास जो हमारे जो गैप आ रहा है, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स का जो गैप आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक टैलेंटेड बंदा चाहिए, एक स्किल बंदा चाहिए, क्या वो उसका अवेलेबल है कि नहीं है, और उसकी अवेलेबिलिटी को अश्योर कराना कि उसके लिए हम सही बंदा चुन सके। ये उसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पहला स्ट्रेंथ एंड स्किल्स को देखे क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज, और फिर कितने लोगों की उसको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, चाहे नंबर्स में हो, स्किल्स में हो, और थर्ड जो उनके गैप आ रहा है, ठीक हो गया, उस गैप को फुलफिल करना है कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमें चाहिए वो हमें उसके अकॉर्डिंगली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी इज टू इंश्योर दैट द ह्यूमन रिसोर्स आर अवेलेबल as required. In some cases, it might also be necessary to consider reducing the number of employees whose skills are declining in importance through programs of redundancy or retraining or and relocation। ठीक है, कहता है कि क्यों ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या ह्यूमन रिसोर्स का, कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को अरेंज करके देना, जब भी हमें जरूरत पड़े हमारे पास एक स्किल वर्कर मौजूद होने चाहिए। और कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि ह्यूमन रिसोर्स वालों का काम सिर्फ यही है बस बंदे हायर करते रहो, बल्कि कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कि कंपनी जो है ना चली जाती है, मशीनरी की तरफ चली जाती है, और वो हैंडमेड जो है ना वर्कर्स उसके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो हैंडमेड से निकल के इंडस्ट्री की तरफ चली गई है, वो लोग इसको जो है ना यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उनको रिडेंडेंसी की तरफ जाना होगा, रिड्यूस करना होगा अपने एम्प्लॉयज के नंबर्स को, क्योंकि वो उसके लिए यूजफुल नहीं रहे। और या फिर वो क्या करेगा, उसको दोबारा से रीट्रेनिंग कराएगा कि वो जो है ना मशीन को सीख ले, मशीन के ऊपर वर्कआउट करना सीख ले, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रोडक्टिव हो सके। और उसको जो है ना या फिर रिलोकेट किया जा सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट में भेज सकते हैं जहां पे उनकी मशीनरी नहीं है और हैंडमेड काम चल रहा है, तो वो इस तरीके से भी उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है ना तीन की ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो नेक्स्ट हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की हमारे पास आ जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमने मैनेजमेंट का जिक्र किया, तो मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, और मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एंड हमारे पास जो है ना मॉनिटरिंग आ जाता है। कोई इसको जो है ना 7 फंक्शन में करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग में। ठीक है, सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन को, फंक्शंस को देखते हैं। So कहते हैं कि a human resource plan consists of forecast of the human resource that will be required at a given time in the future and plans for ensuring that the required numbers and skill will be available. A plan will typically look forward about 3 to 5 years. Beyond 5 years, it might be difficult to forecast requirement with any accuracy or reliability. कि प्लान हमारे पास किस लिए बनाया जाता है, 5 साल के लिए हम बनाते हैं कि फ्यूचर में आने वाले 5 सालों के दौरान हमें किस किस्म के लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमें कौन सा लेबर चाहिए होगा, और हम अपने आप को कितना इंप्रूव कर चुके होंगे, तो हम उसके लिए 3 से 5 साल तक के लिए प्लान बनाते हैं। उसके बाद 5 साल से आगे जा भी सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जो है ना अनप्रिडिक्टेबल ज्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नियर फ्यूचर को तो हमें अंदाजा हो सकता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा, वहां पे फिर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज वुड कवर द फॉलोइंग एरियाज, कि वो किस चीज के ऊपर प्लान बनाएगा। नंबर 1, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, recruitment of new staff, training and development to improve skills, performance appraisal to monitor and control the development of skills, promotion and rewards, motivation strategy, redundancy where some employees will be surplus to the requirements, and retraining। कि मेन फंक्शन क्या हुआ, किसी के लिए वो प्लान बनाएगा, कि वो जॉब एनालिसिस करेगा, डिजाइन करेगा कि हमें कौन सी पोजीशन चाहिए, किस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए, और उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। जब वो इस चीज को डिसाइड कर लेगा, जॉब एनालिसिस और डिजाइन करने के बाद वो क्या करेगा, वो जाएगा नेक्स्ट स्टेज की तरफ कि ह्यूमन रिसोर्स हमें उसके लिए कौन से चाहिए। लेट्स से हमने एक प्लान कर लिया, हमने जो है ना जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन लिख ली, हमने कहा कि हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो जो है ना 9 to 5 अवेलेबल हो, जो हमें ऑडिट करके देगा, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करके देगा, और हमें रिपोर्ट तैयार करके हमारी सीनियर मैनेजमेंट को जमा कराएगा। फिर उसके बाद हम जॉब स्पेसिफिकेशन देंगे कि हमें उसके लिए बंदा चाहिए, जो है ठीक हो गया, स्किल्स उसके पास क्या चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए,
हमें जो है ना इस पोजीशन के लिए कौन लोग हायर करेंगे, हम जो है ना हायर करेंगे सीए क्वालिफाइड या एसीसीए क्वालिफाइड या फिर एमबीए या बीकॉम एमकॉम के हमें ग्रेजुएट चाहिए होंगे। हमने जॉब स्पेसिफिकेशन दे दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारे पास उसके लिए क्या स्किल्स और स्ट्रेंथ अवेलेबल है, और फिर इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे नए स्टाफ की कि वो हमारे पास सीवी वगैरह आए, और हम उसमें से फिर सिलेक्शन की तरफ जाएं, उनको चूज करें कि सही बंदा हमें मिल जाए। और फिर जब हमने उसको हायर कर लिया, हमने देखा कि काफ़ी अच्छा काम करे लेकिन कुछ जगहों पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो फिर हम क्या करेंगे, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह उनको देंगे। और जब हमने उसको ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद हम साल के एंड पे उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल बनाएंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने हमारे टारगेट्स को कितने परसेंट मीट किया, और अगर नहीं मीट किया तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने टारगेट्स को क्यों नहीं मीट किया। हम उनको गाइड करेंगे और रीट्रेनिंग के जो है ना अरेंजमेंट करेंगे। या फिर अगर उसने टारगेट को अचीव किया, परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो फिर हम उसको प्रमोट करेंगे और रिवार्ड्स प्रोवाइड करेंगे। और फिर उसको मोटिवेट रखने की कोशिश करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय हमें छोड़ के ना जाए, तो उसको हम कंपनसेशन देंगे, हम उसको जो है ना कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको बोनस दे सकते हैं, उसको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इस किस्म के जो है ना एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे डिपार्टमेंट जो है ना काम नहीं कर रहा, या हमारा एक जो है ना डिपार्टमेंट वो बंद हो चुका है, तो फिर हम रिडंडेंसी की तरफ जाएंगे और उनको रिड्यूस करेंगे, उनको अपनी जॉब से निकाल देंगे ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा हो चुके हैं। और या फिर हम उसको रिट्रेन करके किसी और जगह पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के प्लान में इन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। कहता है कि द प्लान शुड बी रियलिस्टिक एंड शुड देयरफॉर टेकन इनटू कंसिडरेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कि प्लान हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं कि हम ऐसी assumptions बनाना शुरू कर दें जो पॉसिबल ही ना हो। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी कुछ चीज़ों को देखना होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ पॉपुलेशन ट्रेंड एंड द टोटल साइज ऑफ वर्कफोर्स इन ईच कंट्री वेयर द एंटिटी हैज इट्स ऑपरेशन। कि जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो अपने मुल्क में देखेगा, अपने सराउंडिंग में देखेगा कि उसके पास किस लेवल का वर्कफोर्स मौजूद है और कितना तादाद में मौजूद है। अगर ज़्यादा है तो फिर तो ठीक है, दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ग्रेजुएट्स आ रहे हैं आपके पास, तो फिर तो आपके पास जो है ना स्किल लेबर बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपके पास जो है ना क्या होगा कि लेबर कहीं और से बुलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सऊदी एंड दुबई वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे उनके पास जो है ना लेबर्स की कमी है, तो दुनिया जहान से वो क्या करते हैं, सबको ओपन इन्विटेशन दिए कि वहाँ पे आए, वहाँ पे वर्क करें, वो उनको जो है ना पे करते हैं। सेकंड कहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी सच एज चेंजेस इन रिटायरमेंट एज ऑफ वर्कर्स। कि अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी कि हमारे यहाँ पहले जो है ना लड़के को कहते हैं कि 60 पे रिटायरमेंट होती थी, अब उन्होंने कहा कि नहीं 60 पे रिटायर नहीं करना, अब आपने क्या करना है 70 पे रिटायर करना है। तो फिर उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा कि आपको जो है ना एक सीनियर मैनेजर को जो है ना काफी अरसे तक अपने पास रिटेन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर वो इसकी एज को कम कर देता है तो फिर भी आप उसके साथ चलोगे, तो वो चीज़ भी आपको इफेक्ट कर रही है। educational system and the numbers of students going from elementary school to college and university education। फिर एजुकेशन सिस्टम देखो कि आपके यहाँ कितना क्वालिफाइड जो है ना पूल जो है ना क्रिएट हो रहा है, कितने कैंडिडेट्स आपके पास क्वालिफाइड आ रहे हैं। अगर आपके पास सारे के सारे मैट्रिक तक ही रह रहे हैं, कोई भी जो है ना क्या कर रहा है, मैट्रिक से आगे एफएससी की तरफ नहीं जा रहा है या एफएससी पे रुक जाते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास जो है ना क्वालिफाइड स्किल लेबर कहाँ से आएगा। फिर ज़ाहिर सी बात है आपको जो है ना कहीं और से उसके लिए जो है ना अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और उनको अट्रैक्ट करना होगा। देन हमने कहा कि द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ट्रेन्ड इन पार्टिकुलर स्किल एंड वोकेशन। कि आपके पास जो है ना एक ट्रेंड पीपल मौजूद है कि नहीं है मौजूद, ठीक है। और या वोकेशनल ट्रेनिंग उनके पास ऑन हैंड, कोई स्किल्स नॉलेज मौजूद है कि नहीं है, या फिर जस्ट उन्होंने किताबें पढ़ी हुई है और उन्हें जो है ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनके पास नहीं है। तो इस चीज़ को भी देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जब हम प्लान बना रहे हैं तो हमारे पास ये लोग मौजूद हैं कि नहीं है मौजूद। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉसिबली विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स और होम वर्कर्स। कि फिर आपके पास जब देखें तो एम्प्लॉयमेंट का जो है ना सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश क्या है कि वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को हायर करे, ठीक है, ताकि परमानेंट की जगह पे, क्योंकि वो उसके लिए कॉस्टली बन रहा है, ठीक है। सो वो पार्ट टाइम वर्कर जो जितने घंटे काम करता है उसको पर आवर के हिसाब से पे करता है। और या फिर जो है ना वो होम बेस्ड करता है कि यार अब यहाँ पे ऑफिस वगैरह के सेटअप हम क्या बनाएंगे, जैसे दराज वगैरह हो गया, तो बस होम बेस ही है जो है ना, हम सारे के सारे सप्लायर वगैरह को मैनेज करेंगे, वहीं से हम जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ भी हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि हमारे जो है ना एनवायरनमेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है।
देन कहते हैं कंपटीशन फॉर हाई स्किल ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम कंप्यूटर एंड अदर बिजनेस सच एज प्रोग्रामर्स। ठीक है कि आपके पास आस पास में जो आपके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बैठी आपके कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग भी इन चीज़ों को देखते हैं, वो भी जो है ना ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि हमें भी एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए और राइट पर्सन हमें जो है ना मिल जाए। तो उसके लिए इनकी पूरी कोशिश क्या होती है कि वो इधर उधर के और ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि अगर वहाँ पे कोई जो है ना स्किल बंदा मौजूद होता है जो उसको टैलेंटेड नजर आ रहा है और उसको नज़र आ रहा है कि हाँ, मैं जो है ना क्या कर सकता हूँ कि इसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो उसकी पूरी कोशिश क्या होगी कि वो आपसे जो है ना एम्प्लॉयी को कैच कर ले, आपसे जो है ना उसको अट्रैक्ट करे उस बंदे को, ताकि जो है ना हमारे पास एक अच्छा टैलेंटेड बंदा आ जाए। देन कहता है कि ट्रेंड्स इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आउटसोर्सिंग, कि ट्रेंड आपके पास क्या हो रहा है कि ज़्यादातर काम आपके जो है ना सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है या फिर उसको आउटसोर्स कराया जाता है, किसी और से करवाया जाता है। किस तरीके से, लेट से अब कंपनी है उसको जो है ना अकाउंट्स वगैरह मैनेज करना नहीं आता और उसके लिए वो अकाउंटेंट को हायर करे और उसके पैसे दे, और उसको जो है ना कोई इवैल्यूएट करने वाला नहीं है कि अकाउंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या सवाल पूछेंगे अकाउंटेंट को, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि उसको आउटसोर्स कराते हैं, जो वहाँ पे एक्सपर्ट ऑडिट फर्म होगी, उनको कहते हैं कि हम आपको पे करेंगे, आप हमारे लिए ये फंक्शंस परफॉर्म करो। इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है कि जिसमें आपको एक्सपर्टीज ना हो, वो काम आप उन एक्सपर्ट्स को हवाले कर दो किसी थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को, वो लोग आपके लिए वो काम परफॉर्म करेंगे। और या फिर आपके पास जो है ना कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करो, वो लोग आपके लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो जो है ना आपको वो काम परफॉर्म करके देंगे। और लास्ट में कहता है कि ट्रेंड्स इन आईटी एंड अदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट माइट अफेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट्स। और फिर आपके पास जैसे आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, लेबर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन बेस्ड और उसकी तरफ जाना शुरू हो गया, मशीनों के साथ हो गया, इंटरनेट बेस्ड हो गया। तो फिर आप जो है ना वो टिपिकल और जो आपके पास जो लेबर्स मौजूद हैं जो हैंडमेड काम करते हैं, जिनका एजुकेशन लेवल ना होने के बराबर है, तो फिर वो लोग आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। फिर आपको जो है ना उसके लिए स्किल्ड लेबर को ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, हमें जो है ना एक स्किल वर्कर चाहिए, हम उसके लिए प्रॉपर प्लान सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी होगी कि जो हमारे सराउंडिंग में पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, जो वर्किंग नेचर चेंज हो रही है हमारे पास, उन सबको देखते हुए हम क्या करेंगे, एक सही बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा वो गैप प्रॉपर तरीके से फिल हो सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ के ऊपर लगा सके, वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर लगा सके, ताकि अपने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव बना सके। सेकंड, हमारे पास आ जाता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, जैसे मैंने कहा कि वो उस पोजीशन को देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऐसे पोस्ट है या कौन सी ऐसी वैकेंसी होनी चाहिए या एक वर्कर होना चाहिए जो उसके लिए जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए कहता है कि जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, द स्पेसिफिक टास्क दैट कंप्राइज इट, द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी नेसेसरी टू परफॉर्म it, and the environment in which it will be performed. Managers use information obtained through a job analysis to develop job description and job specification. तो जॉब एनालिसिस की ये दो मेजर पोर्शन होते हैं, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। ये हम जो है ना जॉब एनालिसिस में कंसिडर करते हैं कि हमने देखना है कि हमें किस पोजीशन की जरूरत है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताएगी, डिस्क्राइब करेगी कि कौन सी पोजीशन है और उस पोजीशन पे आपने क्या काम करने होंगे। और फिर हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशन या पर्सन स्पेसिफिकेशन भी उसको कहते हैं, ठीक है, वो आपको बताएगा कि हमें उसके लिए किस लेवल का, किस जो है ना एक्सपीरियंस का, किस तरह का जो है ना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। हम उसके साथ क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं कि हमें इस किस्म का बंदा मिल जाए और इन ड्यूटीज को परफॉर्म करे। क्यों हम बनाते हैं ये चीज़? तो इसकी आसान सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ कि अखबार में एक एडवर्टाइज़मेंट देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, और उसके साथ मैं ये नहीं लिखता कि उसने क्या क्वालिफ़िकेशन की हो, क्या डिग्री उसके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या होगा? पूरे पाकिस्तान से सीवी आ जाएँगी, जिसने सिविल किया होगा, जिसने मेडिकल किया होगा, जो कोई भी जो है ना जिसको जॉब नहीं मिल रही, वो सारे के सारे सीवीज़ जमा करा देंगे, कोई मैट्रिक लेवल का भी जमा करा देगा। तो फिर मेरे पास तो पूरा एक रूम भर जाएगा सीवी से। अब उसमें से मैं कहाँ ढूँढूँगा कि मुझे कौन-सा बंदा चाहिए? तो हम क्या करते हैं कि इनिशियल लेवल पे स्क्रीनिंग इसी से ही करा लेते हैं कि हम उसको पहले से ही नेचर ऑफ जॉब बता देते हैं। अगर विलिंग हो, तो फिर उसके साथ देखो कि आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं।
तो अगर दोनों क्राइटेरिया मीट करता है एक बंदा, तो फिर वो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे जॉब के लिए अप्लाई करे। जो नहीं मीट करता इसको जो है ना रिक्वायरमेंट्स को, वो जो है ना अप्लाई नहीं करेगा। तो फिर आपके पास ऑलरेडी स्क्रीनिंग हो चुकी है और आपको एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि कौन से बंदे जो सीवी दे चुके हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनके जो है ना वो इन चीज के लिए विलिंग है। तो इसीलिए कहता है कि जॉब एनालिसिस परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, which includes defining the scope of job, writing job description, holding performance appraisals, selecting and promoting staff, performing a training needs assessment, and as the basis for compensation and organization planning. तो कहता है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बात करते हैं, ठीक है, कि जॉब एनालिसिस का, जॉब एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने देखना है कि उस जॉब का नेचर क्या होगा, स्कोप क्या होगा, कौन कौन से काम उसने करने होंगे। उसी के बेसिस पे हम उसके लिए क्या करते हैं, जॉब डिस्क्राइब करते हैं कि ये जॉब है, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं। और फिर वही डिस्क्रिप्शन हमें हेल्प आउट करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, कि हम फिर उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि क्या उन बंदों ने यही काम सही तरीके से किए या नहीं किए जो हमें चाहिए थे। और फिर हम क्या कहते हैं कि सिलेक्शन और प्रमोशन इसी के बेसिस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे करते हैं कि हमें जो चीजें चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट थी, क्या इस बंदे ने प्रॉपरली मीट की, सक्सेसफुली मीट कर ली, हम उसको प्रमोट कर देंगे अगली पोजीशन के लिए, उसकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको ट्रेनिंग देंगे कि कौन से एरियाज वो लैग कर रहा है और कहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। तो वो जो है ना उस चीज को इफ देखता है, हम उसके लिए वो चीज डिजाइन करते हैं ताकि हमें एक बेसिस मिल सके कि हमने एम्प्लॉय को किस तरीके से कंपनसेट करना है, क्या पे करना है उसको, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या हुआ। नंबर वन, प्रोड्यूस्ड अ डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड सेकंड, प्रोड्यूस a specification of qualities needed from individual who will need to do the job, a person specification। ठीक है, कि इन दो के बारे में हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस में काम करते हैं। तो इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, कहता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ फॉर्मल रिटन एक्सप्लेनेशन of a specific job that usually include job title, task to be performed, for instance receiving customer at front desk, relationship with other jobs, reporting lines, physical and mental skills required, such as communication as sales staff and daily MIS reporting, duties, responsibilities, and working conditions. Every job description should have a position, AVP, VP within the company's organizational hierarchy and range of annual remuneration। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको कहा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ कि हम बताएंगे कि जॉब पोजीशन का नाम क्या है, कौन से काम करने होंगे, कौन से स्किल्स उसको चाहिए, बाकी जॉब्स में उसके साथ क्या कंसर्न है, इसका कनेक्टिविटी होगी, किसको रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट नहीं करेगा, वो सारी की सारी चीजें हम उसमें शामिल करेंगे, और किस किस्म के एनवायरनमेंट में इसको काम करना होगा, उन तमाम चीजों के बारे में हम बताएंगे। और फिर वो जो है ना जो पोजीशन है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे है, एक हाई पोजीशन है या लोअर पोजीशन है, हम उसके बारे में उनको बताते हैं। तो एज अ समरी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, इट्स पर्पस एंड स्कोप, एंड द फॉर्मल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब रोल। कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास के प्रॉपर तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से डिस्क्राइब करना उस जॉब को, कि उसका पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है वर्क का, कि क्या क्या काम करेगा, कौन सी उसकी ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो हम उसमें पहले से उनको डिसाइड करके बताते हैं। और फिर जब हमने वो चीज डिसाइड कर दी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन देंगे कि इस जॉब के लिए हमें क्वालिफिकेशन और स्किल्स क्या चाहिए, उनके एजुकेशन लेवल, हम उसके एक्सपीरियंस, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और फिर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या उसके पास वो स्किल्स हैं कि नहीं है, जो पोजीशन पे हमने मेंशन कर दिया, जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दिया। क्या आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस, MBA की डिग्री मौजूद है इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर आप जो है ना सी हमें चाहिए कि आप CH का क्वालिफाइड हो, नॉन क्वालिफाइड हो, कौन से लेवल पे बैठे हो, ये चीजें हमें जो है ना वहाँ पे मेंशन करके बताते हैं। तो इसीलिए कहता है कि both job description specification are used to develop recruiting material such as newspaper, trade publication, online advertisement।
Both may be used in selection process to identify the most suitable applicant for a job vacancies. ये जैसे मैंने आपको कहा कि इन दोनों को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अखबार में ऐड देते हैं जी हमें अकाउंटेंट की जरूरत है, अकाउंटेंट ने ये काम करने होंगे, ये काम करने होंगे, उनसे हमारी ये एक्सपेक्टेशन है काम की और उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और हम उसको इस रेंज से इस रेंज तक पे करने वाले हैं, कंपनसेट करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई करे, तो वो अब अखबार में हो या वो अपनी जो है ना किसी और भी मैगजीन वगैरह में उसकी ऐड देता है, ये उसका अपना काम है कि वो कौन सा सूटेबल तरीकेकार होगा जिससे से ज्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकता है। So once the human resource manager have developed an HR plan, including an estimated demand for new staffing needs, their job duties and responsibilities and qualification that would help them carry out their job in an effective manner, they can begin the recruitment and selection process. Both are discussed individually in the following section, whereas the chart below summarizes the various stages in the both activities. ठीक है, क्या हमारे पास क्या हुआ कि जब मैनेजर ने प्रॉपर तरीके से प्लान बना लिया और उसने देख लिया कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, इसके बेसिस पे इनको जो है ना एक अच्छा पूल ऑफ कैंडिडेट जनरेट हो सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट दे दें अखबार में, ये चीज़ें डिसाइड करने के बाद फिर वो अपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करें और सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करें कि अब जो जो क्वालिफाइड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो लोग हमारे पास क्या करें, इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। तो इसका तरीक़ाकार क्या चलता है हमारे पास कि सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि पहले वो बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैकेंसी हमारे पास होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा काम हमारा जो है ना वो नहीं हो रहा। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले क्या होता था कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी तो वही जो मैनेजर बैठा हुआ था वो खुद अकाउंट संभालता था। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो गई, अब क्या हो गया कि वो जो है ना मैनेजर बाकी कामों को देखता है, वो अकाउंट्स को नहीं देख सकता। इनको रियलाइज हुआ कि हमें एक अकाउंट की पोजीशन अनाउंस करनी चाहिए क्योंकि ये काम अब ये मैनेजर खुद नहीं कर सकता। तो वो डिसाइड करेंगे, उसके लिए वो जो है ना सारी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करेंगे और फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफाई द स्किल नीडेड फॉर द जॉब, कि कौन कौन से स्किल्स उनके पास होने चाहिए जो इसके लिए अप्लाई करें और फिर ऑब्टेन एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब वैकेंसी और फिर उन लोगों से हम क्या करें, सीवीज वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दें, हम उसको अखबार में एडवर्टाइज कर दें। ये 3 स्टेजेस हमारे पास रिक्रूटमेंट में आते हैं कि पोजीशन क्या होगी, कौन लोग हमें चाहिए और वो लोग हमें क्या कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें। सो रिक्रूटमेंट इज अबाउट जनरेटिंग और क्रिएटिंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएं जिसमें से हम चूज करें कि विच वन इज द राइट पर्सन फॉर द पोजीशन। वो स्टेज करने के बाद फिर हमारे पास सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज सिलेक्शन का, कि फिर हमें सेलेक्ट करना होगा कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग। जब सीवी आ गई तो उसको देखने के बाद जो प्रीवियस थर्ड स्टेज में हमें सीवीज हमारे पास आ गई, उसमें से अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, सिलेक्शन इंटरव्यूज वगैरह शुरू कर दिया और शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया। तो उसमें जो बेस्ट बंदा मिल गया, हम उसको क्या करेंगे, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू करेंगे और उसको वो पोजीशन ऑफर करेंगे कि हम आपको अकाउंटेंट के लिए ये पोजीशन जो है ना ऑफर करते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हो इसमें और आप इस पोजीशन को ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको इतना पे करेंगे। नाउ ही इज विलिंग, वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ना हुआ तो फिर वो कहेगा कि नहीं मुझे कंपनसेट कर, अदरवाइज आई एम लीव। तो ये 5 स्टेजेस हम क्या करते हैं अपने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में परफॉर्म करते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या देखा कि हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ कनेक्ट हो सके और राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट कर सके। सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।